जय श्री श्याम दोस्तों। आज हम आज है एकादशी। आज तारीख है, अरे फोन को क्या हो गया है, आज 3 सितंबर 2025 एकादशी है। अभी स्विमिंग पूल से नहा के आया हूँ, अच्छा लग रहा है। मन किया कि थोड़ा कुछ रिकॉर्ड करूँ, आप लोगों से कुछ बातें शेयर करूँ। एकादशी है, पंडित जी आज टाइम लगाएंगे, भगवान का श्रृंगार करेंगे, तो थोड़ा आज देरी से मंदिर जाएंगे। 8 बजा है, समझ ले आधे घंटे हैं हमारे पास, कुछ चर्चा कर लेते हैं। भाई लोग, मैं आशुतोष शुक्ला नाम लिखता हूँ और वास्तु कंसल्टेंट हूँ। मैं जमीन का भी काम देखता हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ। कुंडली उंडली ये सब चीजों में बचपन से इंटरेस्ट रहा है, इस चीज की पढ़ाई किया हूँ। लोग जनरली बोलते हैं कि आप इसके विषय में, कुंडली के संबंध में आप अपना यूट्यूब चैनल क्यों नहीं बनाते हैं, उसमें अपलोड क्यों नहीं करते हैं। तो मेरा मानना है कि बेसिक चीजें जो हैं वो मेरी समझ में आ गई हैं, लेकिन जनरली लोग इन बेसिक चीजों को ध्यान नहीं देते। लोगों को लगता है, ऊपरी तौर पे कुंडली देख लेते हैं यूट्यूब वगैरह से। भाई बहुत सारे ज्योतिष आ गए हैं आजकल, बहुत सारे ज्योतिष हैं, खाली बैठे हैं, ज्योतिष की किताब पढ़ लिए, यूट्यूब में सीख लिए, यूट्यूब में अपलोड मार दिए। डीप नॉलेज जनरली लोग नहीं रखते। अधूरा ज्ञान खतरनाक जो बोलते हैं ना भाई, कितनी सारी महिला ज्योतिष भी आजकल आ गई हैं, ज्यादा पढ़ी नहीं है, घर में टाइम कैसे स्पेंड करें, कुछ चीज पकड़ना है। कोई ज्योतिष बोल जाए कि भाई आपकी कुंडली अच्छी है, आप ज्योतिष के संबंध में, शास्त्रों के संबंध में कुछ बना के डालिए, अच्छा रहेगा। वो बना के डालना चालू, उनको चाहे उसके विषय में ज्ञान है या ना है। और महिला पुरुष कोई नहीं, हर किसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो चूंकि मैं भी क्यों नहीं डालता भाई, मैं कोई बहुत महारत हासिल नहीं है मेरे को ज्योतिष शास्त्र में कि भाई मैं उसमें अब वीडियो आप लोगों से शेयर करके आप लोगों के भी लाइफ को खराब करूं। भाई मैं कुछ भी उपाय बताऊंगा, कुछ भी रेमेडीज बताऊंगा, आप अपने ढंग से समझोगे, अप्लाई करोगे, फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, भाई उन सब चीजों को भी तो समझना पड़ेगा ना। तो बेसिक चीज क्या है, कोई क्या चाहते हैं, कुंडली दिखाएं किसी को तो सोचते हैं कि सब अच्छा अच्छा बोले। भाई जनरली पैसे वालों को पैसा चापता है, या तो आदमी परेशान रहता है तो ज्योतिष के पास रहता जाता है, या पैसा ज्यादा है, पैसा चाप रहा है तो बड़े ज्योतिषों के पीछे पैसा फेंक रहे हैं। अब जैसे कि मैंने बेसिक चीजों के बारे में बताया आपको, बेसिक चीजें क्या होती हैं किसी भी कुंडली में। कुंडली की वास्तव में जरूरत नहीं पड़ती। भाई कोई विवेकशील आदमी है, कोई ज्ञानी आदमी है, तो वो अपने विवेक से समझ जाता है कि क्या चीज अच्छा है, क्या चीज बुरा है। अब ये चीज कैसे, भाई विवेकशील आदमी को मालूम है, उसको कुंडली का नॉलेज नहीं है, लेकिन उसको ये चीज मालूम है, मैं शांत रहूंगा तो मेरा महत्व बढ़ेगा, मैं कम बोलूंगा तो मेरा महत्व बढ़ेगा, मैं ज्यादा बात करूंगा तो मैं हल्का बनूंगा, किसी भी विषय में जानकारी नहीं है चर्चा करूंगा मैं हल्का बनूंगा। भाई विवेकशील आदमी जनरली समझता है इन सब चीजों को, लेकिन आम आदमी इन सब चीजों को नहीं ध्यान देता। मैं हर किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ, एक आध परसेंट ही रहते हैं जो ना पढ़े हुए हैं, पढ़े लिखे नहीं है, गांव के आदमी हैं, लेकिन वो गढ़े हुए हैं। वो गढ़े किस हिसाब से हैं, उनको मालूम है क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, किससे क्या बात करना है, कैसे बात करना है, कब बोलना है, कब चुप रहना है, जीवन को कैसे जीना है। हम बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके सोचते हैं कि भाई हम बहुत बड़े विद्वान हो गए। विद्वान हो गया मतलब हमको सब आने लगा, पैसा आने लगा मतलब हमको सब आने लगा। भाई पढ़ लिख लिए, डिग्री हासिल कर लिए, नौकरी लग गई, तनख्वाह आने लगा, जीवन अच्छा जीने लगे, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास ज्ञान आ गया। अब ज्ञान आ गया, भाई मैं यहाँ पर बात करता हूँ, चलिए जनरली ओवरऑल सब लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन जनरली स्ट्रगलिंग लोग जो हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने कैरियर को लेके, अपने पढ़ाई को लेके, किसी भी फील्ड में हो, चाहे खेल कूद को लेके, आप सबसे पहले समझिए कि आपको जरूरत क्या चीज की है। कुंडली में हम जाएंगे, कुंडली अगर मैं देखता हूं किसी का, सबसे पहले कुंडली उठाता हूं तो देखो चंद्रमा की स्थिति उसकी कैसी है। भाई हर किसी की कुंडली, कितने कई 100 करोड़ लोग हैं,
हर किसी का चंद्रमा अच्छा नहीं हो सकता, हर किसी का हर ग्रह अच्छा नहीं हो सकता। यहां तक कि भगवान की भी कुंडली परफेक्ट नहीं है। चाहे श्री कृष्ण ले लो, चाहे श्री राम ले लो, चाहे परशुराम जी ले लो, आप किसी भी भगवान का देख लो, भगवान की भी कुंडली परफेक्ट नहीं है। तो ये चीज को सोच के, अधूरा ज्ञान रख के अपने मन में ये बीमारी नहीं पालना है कि मेरी कुंडली खराब है इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। भगवान ने सबको बराबर ताकत दी है, बराबर हिम्मत दी है चीजों को करने के लिए। किसी भी चीज को आप असंभव से असंभव काम भी कर सकते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं भाई? उसके लिए मन का मजबूत होना जरूरी है। शरीर मजबूत है, बड़े शरीर वाले हैं, बड़ी काया वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बुद्धि है आपकी, मन का आपके कंट्रोल में है। भाई जनरली पहलवान आपको मोटी बुद्धि वाले ही मिलेंगे। तो क्रक्स क्या है, मेरा ये कहना है कि जब मैं चंद्रमा की बात कर रहा हूं ना, तो उसको आपको ये देख के नहीं चलना है कि भाई अरे मेरा चंद्रमा तो कुंडली में कमजोर है। आपको मालूम हर चीज का प्लस और माइनस होता है भाई। कुछ चीज अच्छी होती है तो कुछ चीज खराब होती है। भाई जिसकी कुंडली मजबूत है उसको भी किसी और फील्ड में या किसी और तरीके से संघर्ष करना पड़ता है। बिना संघर्ष के कोई चीज नहीं मिलती। लेकिन संघर्ष के लिए आप ये समझिए कि आपको बेसिक चीजें जानना बहुत जरूरी है। बेसिक चीजें क्यों? कुंडली के संदर्भ में हर कोई व्यक्ति कुंडली उठाता है। आजकल न्यूमरोलॉजिस्ट के पास भागता है, ज्योतिष के पास भागता है, पंडित जी लोग को पकड़ता है कि भाई कुछ रास्ता बताइए, मेरे को सफलता नहीं मिल रही है। आपको मालूम है आपको सफलता क्यों नहीं मिल रही है? आपको फोकस करना है अपनी चंद्रमा के पीछे। किसी के कुंडली में यदि चंद्रमा और गुरु अच्छा है ना, तो हम बाकी सारे के सारे ग्रह भी खराब हैं तो मैं बोलता हूं कि वो जिंदगी अपनी अच्छी जी लेगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा और गुरु उसके अच्छे हैं। अब अच्छे हैं का आप ऊपरी तौर पे मत निष्कर्ष निकाल लीजिएगा कि मेरा चंद्रमा वृषभ राशि में बैठा है तो मजबूत है, या चंद्रमा गुरु के साथ बैठ के गज केसरी योग बना रहा है तो अच्छा है। ऐसा नहीं होता। कुछ विशेष परिस्थिति में गज केसरी योग बनते हैं। हर बार गुरु के साथ चंद्रमा बैठ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि गज केसरी योग बन रहा है। चंद्रमा वृषभ राशि में बैठा है इसका मतलब ये नहीं कि उच्च का चंद्रमा है तो आपकी कुंडली मजबूत है। भाई उस पे किस क्रूर ग्रह का, किस पाप ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है चंद्रमा के ऊपर, इसको भी देखना पड़ता है। मान लीजिए किसी की कुंडली में वृषभ राशि में चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा उच्च का है, लेकिन अगर उसमें एस्पेक्ट पड़ रहा है किसी मैलेफिक ग्रह का, किसी पीड़ित ग्रह का, किसी पाप ग्रह का, किसी क्रूर ग्रह का, तो फिर वो चंद्रमा कैसे अपना अच्छा असर दिखाएगा? है ना? आप ऐसे केस में उस कुंडली को चंद्रमा मजबूत नहीं बोल सकते। तो कुल मिला के मेरा यह कहना है कि आप 100 लोगों में देखेंगे तो एक की भी कुंडली में शायद आपको चंद्रमा अच्छा मिलेगा। आपको उसके पीछे मेहनत करनी पड़ेगी चंद्रमा को मजबूत करने के लिए। भाई बोलते हैं ना, चंद्रमा बैठ गया किसी की कुंडली में वृषभ राशि में, लेकिन अकेला बैठा है। चंद्रमा को किसी न किसी के साथ की जरूरत है। चाहे कोई ग्रह साथ में बैठे उसके, चाहे कोई उसके ऊपर पूर्ण दृष्टि डाले या फिर कहीं से भी दृष्टि डाले, चंद्रमा को किसी के साथ की जरूरत है ना? तभी वो अपना अच्छा असर दिखा सकेगा। समझ में आई? बुध के विषय में भी वैसे ही बोलते हैं कि बुध के साथ भी आपको किसी न किसी के ग्रह का साथ में बैठना जरूरी है, तब फिर वो अपना अच्छा असर दिखाएगा। अकेला सिर्फ वो स्वराशि में या कारक होके किसी ग्रह में बैठ गया इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना अच्छा रिजल्ट देने लग जाएगा आपको। ठीक? आपको अपने चंद्रमा को मजबूत करने के लिए काम करना पड़ेगा। देखो बेसिक चीज, 9 ग्रह है, 12 राशि है, 27 नक्षत्र है। ठीक? समझ रहे मेरी बात को आप? कौन से ग्रह किस ग्रह के साथ क्या युति बना रहे हैं, ग्रह किस डिग्री में बैठे हैं, उनके ऊपर किन किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, ये सब चीजों को देखना बहुत जरूरी है। आप ऊपरी तौर पे कोई भी डिसीजन में नहीं आ सकते कि भाई चंद्रमा अच्छा या खराब है।
मान के चलिए 99%, 99.9% लोगों की कुंडली में चंद्रमा अच्छा नहीं बैठा है। क्यों नहीं बैठा है? अगर अच्छा बैठा भी है तो किसी खराब ग्रह की दृष्टि पड़ रही है उसके ऊपर, केमंद्रुम दोष बना के बैठा हुआ है, उसके उसके साथ में राहु या केतु बैठे हुए हैं, उसके एक घर पहले या एक घर बाद में राहु या केतु बैठे हुए हैं, तो चंद्रमा आपका बीमार ही है मान के चलिए। आपको उसके पीछे मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दोष बन रहा है तो वो दोष का कोई निवारण नहीं है। ये मानिए उस दोष को आप हटाने के लिए जो काम करेंगे, मतलब वास्तव में जो काम करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है अपने चंद्रमा को मजबूत करने के लिए। आप जब कुछ रेमेडीज करेंगे अपने चंद्रमा को सुधारने के लिए, तो ऑटोमेटिक वो जितना नेगेटिव फल दे रहा था वो कई गुना ज्यादा पॉजिटिव मतलब रिजल्ट आपको देने लग जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि आपको उन रेमेडीज को फॉलो करना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात को? अब देखिए, समझिए इस बात को आप। चंद्रमा के विषय में हम लोग काफी कहानियां, पौराणिक कहानियां पढ़े हैं, सुने हैं। गणेश जी की आरती में हम लोग को सुनने के लिए मिलता है कि भाई गणेश जी के ऊपर जब उन्होंने हास्य किया चंद्रमा ने, तो गणेश जी ने उनको श्राप दे दिया, 15 दिन बढ़ने का, 15 दिन घटने का, है ना। चंद्रमा सबसे चंचल ग्रह है भाई। इसमें आप एक कहानी ये भी देखने के लिए मिलती है कि बृहस्पति जी के द्वारा भी श्रापित है चंद्रमा। इस वजह से उनका 15 दिन की 15 दिन वो बढ़ते हैं और 15 दिन वो घटते हैं। हमारे 9 ग्रह में सबसे चंचल ग्रह, सबसे तीव्र गति से चलने वाला ग्रह, हर 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेने वाला ग्रह चंद्रमा ही है, जो जिसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। चंद्रमा हमारा मन का कारक है भाई। अब बाकी सभी ग्रह भी कुछ ना कुछ कारकत्व लेके रखे हुए हैं, सभी की कुछ ना कुछ, कोई ना कोई नक्षत्र हैं, राशियां हैं, उनमें भी वो में मजबूत हैं। अब उनमें किन किन ग्रहों का एस्पेक्ट पड़ रहा है, उन सब चीजों को भी देखना रहता है। लेकिन सर्वप्रथम भाई एक आपको एक उदाहरण के तौर पे ये बात को समझाता हूं कि मेरा एक मित्र है कि कुंडली इतनी अच्छी है कि किसी भी ज्योतिष को कुंडली दिखाइए, उनका यही कहना रहेगा कि भाई ये बहुत ही बेहतरीन कुंडली है, इसको जीवन, ये राजयोग इतने सारे लेके आया हुआ है कुंडली में, जिसकी कोई मतलब बहुत विलक्षण कुंडली ऐसी है। आपको मालूम वर्तमान स्थिति उसकी क्या है? वो मेरी ही उम्र का है भाई। अभी मेरी उम्र 38 है, वो भी 38 साल का, 39 साल का है। परिवार में कोई भी व्यक्ति नहीं बचा है, उसकी खुद भी बुद्धि नहीं है, अक्षर ज्ञान नहीं है उसको। समझ रहे मेरी बात को? उसके सारे ग्रह अच्छे बैठे हुए हैं, उसे अक्षर ज्ञान नहीं है, वो गिनती नहीं गिन सकता। बहुत कठिन रहता है अगर आप उसको 10 रुपए का भी सामान देके भेजें, बोले कि सामान लेने के लिए भेजें कि जाओ भाई किराना दुकान में जाके आप 20 रुपए का सामान, 20 रुपए लो, 10 रुपए का सामान लेके आओ, 10 रुपए वापस लेके आना, बस उतना समझ सकेगा। वैसा करेगा नहीं करेगा इसकी भी गारंटी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसका कारण आप ये समझिए, उसकी कुंडली में सभी ज्योतिष ये तो बोल दे रहे हैं कि भैया कुंडली बहुत अच्छी है, लेकिन चंद्रमा की स्थिति को वो लोग नहीं देख रहे हैं। उसकी कुंडली में चंद्रमा बहुत कमजोर है, उसको किसी का बल नहीं है, बाकी सारे ग्रह बहुत अच्छे हैं। अब आप एक बात बताइए, चंद्रमा खराब है, गुरु खराब है, बाकी जितने भी बाकी जो 7 ग्रह हैं वो अपनी सबसे बेहतरीन स्थिति में बैठे हुए हैं। उन्होंने क्या दिया दिखाया असर? परिवार में कोई भी सदस्य नहीं बचा है, कोई कैंसर से, कोई अल्सर से, कोई हार्ट अटैक से, कोई बुढ़ापा पूर्णायु होके खत्म हुआ है। परिवार में किसी भी पुत्र का जन्म नहीं हुआ है,
परिवार में मर्द के तौर पे बस अकेला वही बंदा बचा है, बाकी सभी घर में स्त्रियां ही बची हैं। बहुत बड़ा परिवार, समझ लीजिए 20-25 सदस्यों के परिवार में स्थिति ऐसी होगी कि आज उनके घर में जेंट्स नहीं है। अब वो भी ना के बराबर है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं रहा है। बाकी सभी ग्रहों का क्या असर हो गया भाई, लोग खत्म हो जाएगा। कुल मिला के मिलना किसको है, वो सब प्रॉपर्टी उसी को ही मिल रही है ना। वो करेगा क्या, इतनी सारी प्रॉपर्टी का 40-50 ठो प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, वो करेगा क्या उस प्रॉपर्टी का। उसको ये तक नहीं मालूम कि किसी प्रॉपर्टी को अगर मैं रेंट पे दिया हुआ तो मेरे को कैसे जाके उनसे किराया लेना है, किस हिसाब से लेना है। उनसे बिजली बिल भी लेना रहता है, उनसे मेंटेनेंस भी लेना रहता है। उसको बुद्धि नहीं है। तो क्या सभी ग्रहों का अच्छा होना उसके लिए अच्छा रहा क्या। अब यही देख लीजिए, अगर आपकी कुंडली में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, इलॉन मस्क जैसे लोग होंगे, और भी बहुत सारे लोग होंगे। मैं तो ये मानता हूं, मैं उनकी कुंडली नहीं देखा हूं इलॉन मस्क की, लेकिन ये मान के चलिए उनकी कुंडली में सबसे बुरा योग बन रहा होगा। 100% मान के चलिए चंद्रमा को लेकर। क्यों बन रहा होगा, चंद्रमा या तो केतु के साथ बैठा होगा, या राहु के साथ बैठा होगा, या शनि के साथ बैठा होगा। दृष्टि पर कोई ना कोई एस्पेक्ट उनके कुंडली में ऐसा होगा ही होगा। हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन ये मैं बिना देखे मैं बोल रहा हूं कि ऐसा होगा। तो जब ऐसा होने के बावजूद वो इस स्थिति में क्यों है कि वो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि भाई चांद पे जाना है, अरे मंगल ग्रह पे जाना है, हर ग्रह के बारे में सोच ले रहा है। भाई वो इस पृथ्वी से बाहर जाके सोच ले रहा है। वो भाई ऐसा व्यक्ति ऐसा सोच रख ले रहा है कि भाई 9 के 9 ग्रह पे मैं कैसे पहुंच सकता हूं, उसके लिए मेहनत कर रहा है। जिस काम में नासा फेल हो जा रहा है, उस काम को उसकी कंपनी करके दिखा दे रही है, वो करके दिखा दे रहा है। क्यों, उसने अपने चंद्रमा के पीछे मेहनत किया। आप बोलेंगे विदेशी आदमी वो कहां से चंद्रमा के पीछे मेहनत किया। भाई उसको कोई बताने थोड़ी जा रहा है कि भैया तेरा चंद्रमा खराब है, केतु के साथ बैठा है, राहु के साथ बैठा है, या शनि के साथ बैठा है। उसके मन में ये इच्छा आई कि मेरे को ये काम करना है। अब उसके लिए चाहे कितना भी ज्यादा मेहनत करना पड़ गया हो, उसको उसने वो मेहनत की और अपनी ये स्थिति बनाई कि आज वो जहां पर है उसकी बराबरी करने वाला शायद ही कोई होगा अभी इस पृथ्वी पे। क्यों, कारण आपको मालूम है। वो क्या कर रहा है उस चीज को देखिए ना। वो ऐसी ऐसी चीजें कर रहा है कि जो कि लोग सोच नहीं सकते। आप सोच सकते हो कि मंगल ग्रह में जाएं, मरकरी में जाएं, वीनस में जाएं, प्लूटो में जाएं, वहां क्या होगा, नहीं सोच सकते। इस दुनिया की बाहर की चीजों को सोचता है, वो चीज को करने की कोशिश कर रहा है। कर पाए नहीं कर पाए वो सब छोड़िए, फिर भी अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट में वो सफल हुआ है। क्यों, उसने अपनी इच्छा शक्ति मजबूत रखी। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को। आप इसको ऐसे समझिए कि ना, चंद्रमा बोलते हैं कि मंगल के साथ बैठ गया तो महालक्ष्मी योग बना दिया, गुरु के साथ बैठ गया तो गज केसरी योग बना दिया, शनि के साथ बैठा विष योग बना दिया, राहु केतु के साथ किमम द्रुम दोष बना दिया, ग्रहण दोष बना दिया, सूर्य के साथ बैठ गया तो अस्त हो गया। अमावस्या का चंद्रमा है, अमावस्या के करीब का चंद्रमा है ना। अब होगा क्या, क्या ऐसे लोगों को अब जीवन नहीं जीना चाहिएगा कि मेरा तो चंद्रमा खराब है, अब मैं क्या करूं। नहीं, उसको मेहनत करनी पड़ेगी अब उसके पीछे। हमारे पुराणों में पहले से ये नियम जो बनाए गए हैं, वो नियम क्यों बनाए गए हैं। भाई आप भोजन करते हो, चंद्रमा भोजन का कारक होता है, मालूम आपको। अगर आप किसी को भोजन कराते हैं तो आपका चंद्रमा मजबूत होता है, पता है। तो क्या होता है, पुराने लोग पहले ढूंढते थे कि अरे आज घर में कोई तो आए जिसको मैं भोजन करा सकूं। ऑटोमेटिक, उनको कुंडली का नॉलेज नहीं है, लेकिन उसको संस्कार ही इस ढंग से दिए गए हैं कि वो इंतजार करता है कि कोई तो अतिथि आए जिसको मैं भोजन कराऊं। घर की पहली रोटी गाय के लिए निकालते हैं, आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकालते हैं, चींटियों के लिए शक्कर आटा डालते हैं,
मछलियों को दाना डालते हैं, पक्षियों के लिए दाना डालते हैं। क्या विद्वान आदमी करता है क्या ये सब? नहीं। जिसके संस्कार है ना वो करता है इसे, जिसमें संस्कार होते हैं, जिसको उनके पूर्वजों ने सिखाया है। भाई हो ना हो, भाई किसी के भी कुंडली में पितृदोष भी जैसे रहते हैं, और आज के डेट में लगभग सभी के में मिलते हैं। क्यों? हम अपने संस्कारों को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हमारे पितर खराब हो रहे हैं। पितरों को आप रोज क्या याद करते हैं? उनके नाम पे दिया जलाते हैं? अरे दिया मत जलाइए, आप याद भी करते हैं, याद करके प्रणाम करते हैं। जैसा आपको अपने पिताजी पे, अपने माताजी का, अपने दादा का, दादी का, परदादा का, परदादी का, इनकी कुंडली भी अगर आप देखेंगे ना तो कुछ ना कुछ आपको चीजें कुछ ऐसी मिलती जुलती हो जाएंगी जो कि हेरिडेटरी वैसा दोष हमारी कुंडली में लेके आते जा रहे हैं, पितृ दोष का। उससे ज्यादा का नहीं रहता है, परदादा से ऊपर का फिर नहीं रहता है, अपने पापा के दादा तक समझ लो, है ना, ये पितृ दोष में आता है। अब हमारे जो घर के जो बेसिक नियम है ना, जो संस्कार है, जो पुराणों में है, संस्कारवान परिवार जनरली क्या होता है, भी खुद भूखे रह जाएगा लेकिन दूसरे को खाना खिलाएगा, है ना। वो अपने मन को मजबूत कर रहा है, वो अपने चंद्रमा को मजबूत कर रहा है, जाने अनजाने वो अपने चंद्रमा को मजबूती प्रदान कर रहा है। किसी पंडित के बताने पे मोती पहन लेने से चंद्रमा मजबूत नहीं होता, समझिए इस बात को। दान करने से किसी के मन में को तृप्ति दे रहे हैं ना आप, भोजन करा रहे हैं, तभी उसका फल मिलेगा। अकेले खाने की मत सोचिए, आपके साथ और 4 लोग खाएं ये चीज सोचिए, दूसरों को खिलाने के लिए सोचिए। भगवान सफलता दिया है, पैसा दिया है, ये दूसरों को तृप्त करने के लिए दिया है, अपने जीवन को ऐसो आराम से भरने के लिए नहीं दिया है, समझे। चंद्रमा के विषय में बताने वाली बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं सिर्फ बेसिक चीज आपको अभी इसलिए बता रहा हूं कि मैं इस बेसिक क्रक्स को समझिए कि आपको करना क्या है। ध्यान करना है, ध्यान मस्ट है। जैसे दूसरों को भोजन कराना, मैंने पांच पशुओं के बारे में बताया ना, ऐसा वो 5 नहीं, और भी पशु आपको ढूंढने हैं भाई जिनको आप तृप्त कर सकते हैं। गिलहरी के लिए दाना डाल दिए, है ना। तो गाय, कुत्ता, मछली, चिड़िया, चींटी, इनके लिए रोज ध्यान दीजिए। इनको करा लिए भोजन तभी समझिए कि मैं भी भोजन करूं। नहीं कर पाए तो उस दिन खुद भी भोजन छोड़िए। अब दूसरे का जब पेट नहीं भर सकते तो अपने पेट में क्यों? भगवान का दिया हुआ सब चीज है, आप अकेले लूटेंगे? नहीं, अगर भगवान आपको दिया है तो आप दूसरों को बांटेंगे। बांटिए, खाइए, दूसरों को खिलाइए, खुद भी खाइए। खुद भले भूखे रह जाइए लेकिन दूसरे को खिलाइए। अतिथि के इंतजार करिए, ढूंढ के लाइए, पकड़ के लाइए, किसी न किसी को रोज भोजन कराइए। चीजें कई अलग प्रकार से भी इसकी रेमेडीज ऐसे रहती हैं कि भैया आपको वृद्धाश्रम में जाके चंद्रमा की स्थिति कैसी है उसको देखते हुए, शनि के साथ चंद्रमा बैठा है तो आप वृद्धाश्रम में जाइए। शनि की दृष्टि पड़ रही, सप्तम दृष्टि पड़ रही चंद्रमा पे, तीसरी दृष्टि पड़ रही है, चंद्रमा को वो खराब कर रहे हैं। आप वृद्धाश्रम चाहिए, वहां वृद्ध माताओं की सेवा करिए। मन नहीं जोड़ना किसी के साथ, है ना, एकदम ज्यादा किसी के साथ इमोशनल नहीं होना है, जुड़ना नहीं है, उनकी नेगेटिविटी को खींचना नहीं है, ठीक है। एकदम ज्यादा किसी के साथ जुड़ना नहीं। इस चीज को समझ लीजिए कि मेरे को जो समझ में आता है उस चीज को मैं बता रहा हूँ, है ना। आपको ऊपरी तौर पर जो भी उनकी जरूरतें हैं उसको पूरी करिए। उनकी भोजन की व्यवस्था बना सकते हैं, भोजन की व्यवस्था बनाइए। बुध के साथ चंद्रमा खराब हो रहा है, अनाथ आश्रम जाइए, छोटे बच्चों हैं उनको उनके भोजन की व्यवस्था बना सकते हैं तो बनाइए। बताना नहीं है, कुछ भी चीज आप दान करते हैं ना उसको बताना नहीं चाहिए। दान किए मतलब उसको भूल जाइए करके, और रेगुलर रूटीन में उसको करते रहिए। अंधे बच्चे हैं उनकी जाके सेवा करिए। आप ये समझिए, चंद्रमा, स्त्री जो है ना वो चंद्रमा का कारक है। आपकी माँ जो है वो चंद्रमा का कारक है। माँ की सेवा करिए, माँ के रोज पैर दबाइए, रोज प्रणाम करिए, राहु केतु को भी अपने सुधारिए।
विवाहित स्त्रियों के लिए अपने सास ससुर को रोज प्रणाम करिए, अपना राहु केतु सुधारिए। काम नहीं बनने वाला इसके बिना। पूजा पाठ करना पड़ेगा, तकलीफ है तभी पूजा पाठ कर रहे हैं, ऐसे में काम नहीं चलता। आप तो स्वार्थी हो गए ना। भगवान स्वार्थ में किया हुआ चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि कुछ दिन के लिए कुछ चीज किए उसके बाद छोड़ दिए। जीवन भर बुरे से बुरी स्थिति भी हो गई आपको तो भी से आपको रोज मंदिर जाना है। राहु केतु से भी नारद मुनि ने पूछा कि भाई ये जो जितने भी आप लोग क्रूर ग्रह हैं, राहु केतु है, शनि है, क्या हमेशा सबको नुकसान ही करते रहेंगे? कुछ इसका कुछ उपाय नहीं है कि भाई आपको इनका कुछ फायदा भी मिल सके? तो उपाय है, आप रोज मंदिर जाइए। कुछ नहीं तो मंदिर की दहलीज में, चौखट में वहां की मिट्टी उठा के अपने माथे पे लगाइए, बस अपने काम पे चले जाइए। उसके बाद फिर राहु केतु शनि ये सब ग्रह भी 24 घंटे उस व्यक्ति का कुछ भी नुकसान नहीं करेंगे जो कि रोज मंदिर जाके भगवान के दर्शन कर रहा है। घर से निकलिए, मंदिर जाइए, मानिए इस बात को, आपको असर दिखेगा। बहुत सारी चीजें और हैं जिससे आप अपने चंद्रमा को, अपने लग्न को, अपने गुरु को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। उन सब चीजों को आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा, लेकिन बेसिक चीजों को आप समझिए। एक बार मैं सारी चीजें बता दूंगा, लिख लेंगे, आप फॉलो कुछ भी चीज नहीं करेंगे तो फिर कुछ उसका मतलब नहीं होना है। और ऊपर वही बढ़ता है जिसका अच्छा है ना चंद्रमा, वो सिर्फ भोग करके जीवन यापन कर लेगा, ऐसा नहीं है। वो किसी को बताएगा भी नहीं, बोलेगा नहीं, वो संतुष्ट रहेगा मन में, उसके पास कुछ रहे या मत रहे, वो संतुष्टि के साथ अपना जीवन जी लेगा और अपना परम धाम को पहुंच जाएगा। बस बशर्ते यह है कि कुछ पाप मत करे वो, है ना। सामान्य जीवन जिए, शांति से जीवन जिए। लेकिन अगर व्यक्ति को कुछ पाना है, भाई मजबूत है आपका मन, लेकिन आप कुछ पाना नहीं चाह रहे हैं, आप सामान्य जीवन जीना चाह रहे हैं, संतुष्टि जीवन, ठीक है, अलग बात है। लेकिन जिस व्यक्ति को कुछ पाना है ना, चंद्रमा खराब रहता है तभी उसके मन में पाने की इच्छा रहती है, लेकिन उसके लिए मेहनत करना रहता है।